यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का कैंसिल होना। कैंसिल क्यों होता है शेयर? जब कोई हमें पेमेंट नहीं करता है कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को रोक देती है, जिसको हम बोलते हैं सीज कर देती है। उसको बोलते हैं हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जो हमारा पिछला एग्जांपल था कि जैसे कि 5000 शेयर्स थे हमारे पास ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, और ₹2 इसमें हमने एप्लीकेशन के लिए हैं, ₹3 अलॉटमेंट के, और ₹5 जो है हमारे कॉल के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं और उसने क्या किया है, उसने एप्लीकेशन तो पे कर दिया है बट उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया है और फाइनल कॉल अमाउंट भी पे नहीं किया है। इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, इस शेयर होल्डर को जो है एक नोटिस भेजती है कि आपका अमाउंट जो है ड्यू है इस इंस्टॉलमेंट का, आप पे कर दीजिए। लेकिन अगर होल्डर पर्टिकुलरली उस ड्यूरेशन में पे नहीं करता है, एट अ सर्टन इंटरवल के बाद जो है कंपनी क्या करती है, अगर उसने पे नहीं किया है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को रोक देती है। इससे पहले जब कंपनी नोटिस भेजती है तब हमने उसकी एंट्री सीखी है। हम उसको किस नाम से पुटअप करते हैं? कॉल्स इन एरियर के नाम से, कि अभी वो अमाउंट हमारे पास नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अमाउंट नहीं आता है तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर देती है? फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और जो अमाउंट कंपनी को मिल जाता है, जैसे ये ₹2 मिल गए हैं, तो ये कंपनी उस होल्डर को वापस तो नहीं देगी, ठीक है। तो इसको जो है कंपनी एक नया अकाउंट ओपन करके उसमें पुट करती है, जो कि उसके लिए एक तरीके की इनकम हो गई। उसका नाम होता है फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। ये हो गया फॉरफीचर का मतलब। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स दो कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो सकता है जब शेयर्स पार पे इशू हुए हों, ओके, और सेकंड हो सकता है जब शेयर्स जो हैं प्रीमियम पे इशू हुए हों, ठीक है। तो हम दोनों को समझते हैं, किस तरीके से उसकी एंट्री होगी वो देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, लिखिए आप मेरे साथ। मनीष अ holder of 200 shares of ₹10 each, payable as ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on, फिर हम उसको कॉल कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल, ओके, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। failed to pay first and final call amount। क्या है क्वेश्चन? अच्छे से हम फिर से रीड करते हैं। मनीष अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, कितने शेयर्स हैं उसके पास? 200 शेयर्स, जो कि ₹10 ईच का है, जिसकी इंस्टॉलमेंट भी हमें दिया हुआ है ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल बोल रहा है, ठीक है। एंड फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट जो है पे नहीं किया है, ठीक है। और उस इट मीन्स उसने एप्लीकेशन भी पे कर दिया होगा और अलॉटमेंट भी पे कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम फॉरफीचर की एंट्री देख रहे हैं, इससे पहले वाली एंट्रीज तो हमें बन जाएंगी कि हम कॉल सिनेरियर की एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हम फॉरफीचर की एंट्री देखेंगे, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं, अमाउंट जमा करते हैं जब अमाउंट आता है हमारे पास शेयर्स का। यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा है, हम सीज कर रहे हैं,
तो जनरल एंट्री क्या होगी हमेशा, शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी आपने इंस्टॉलमेंट जो भी आपको रिसीव हो गई है उसको आप फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे, और जो रिसीव नहीं हुई है उसको उस पर्टिकुलर नाम से लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास 2 रुपीज़ हैं एप्लीकेशन के, फिर 3 रुपीज़ दिए हुए हैं हमारे पास अलॉटमेंट के, 3 रुपीज़ दिए हुए हैं हमारे पास फर्स्ट कॉल के, एंड बैलेंस बोला है उन्होंने फाइनल कॉल का। टोटल हमारा 10 रुपीज़ का शेयर है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 3 6, 6 + 2 8, इट मीन्स 2 रुपीज़ जो है हमारा फाइनल कॉल है। अब उन्होंने क्या बोला है, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी ये दोनों नहीं दिए हैं, इट मीन्स ये दोनों उसने दिए हैं। ठीक है, तो जो दे दिए हैं उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में डालेंगे, और जो नहीं दिए हैं उनके हम नाम लिखेंगे। तो हम पहले नाम लिख लेते हैं जो उन्होंने पे नहीं किया है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो पे नहीं किया है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी उसने पे नहीं किया है। जो उसने पे किया है वो पूरा का पूरा हम फॉरफीचर अकाउंट में डालेंगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट हमें फिल करना है, बहुत आसान है। कितने शेयर्स थे हमारे पास, 200 शेयर्स थे। जो पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल, तो 200 × 3 दैट इज 600 ये आ जाएगा। 200 × 2 फाइनल कॉल है तो 400 ये आ जाएगा। अब उसने क्या क्या पे किया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो टोटल हमारे पास 200 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को अगर मिक्स कर दें हम तो 5 रुपीज़ हो रहे हैं। इट मीन्स 1000 रुपीज़ जो है हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएंगे। शेयर कैपिटल का अमाउंट फिल करना बहुत ही ईजी है। कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 200 शेयर्स हैं, और कंपनी ने पूरे के पूरे बुलवा लिए हैं, इसलिए तो पता पड़ा है हमें कि फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे किया है। इट मीन्स कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ बुलवाए थे, तो इंटू 10 इस ये हो जाएगा आपका 2000 इन द डेबिट साइड एंड 2000 इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है हमने, इसमें हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या होती है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितनी कंपनी ने बुलवाई है। ठीक है, जो कंपनी ने नहीं बुलवाई है तो वो तो हम यहाँ पे डेबिट कर ही नहीं सकते ना। सपोज हमारे पास सेम यही एग्जांपल होता, और इसमें मैं कंडीशन ये कर दूँ कि कंपनी ने फाइनल कॉल के लिए कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, फाइनल कॉल है बट कंपनी ने कुछ भी नहीं बोला है। कंपनी ने क्या बोला है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फोल्डर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर दें अगर, ठीक है, इसको हम छुपा दें, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। ठीक है, आपको फाइनल कॉल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इट मीन्स कंपनी ने फाइनल कॉल बुलवाया ही नहीं है। अगर कंपनी ने फाइनल कॉल बुलवाया ही नहीं है तो यहाँ तो आ जाएगा फर्स्ट कॉल जो उसने पे नहीं किया है, फिर आ जाएगा शेयर फॉरफीचर, फाइनल कॉल तो आएगा नहीं क्योंकि उसने बुलवाया नहीं है। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, फाइनल कॉल को छोड़ के 2 + 3 + 3 दैट इज 8 से फिर एंट्री होगी। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये होता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। शेयर कैपिटल मैंने क्या बोला, शेयर कैपिटल जो आप डेबिट करते हैं वो आप किस अमाउंट से लिखेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ, ऐसा कैपिटल जो कंपनी ने बुलवाया है ना, वही अमाउंट जो है डेबिट होगा फॉरफीचर के टाइम में। जैसे कि दूसरा एग्जांपल फ्रेम करते हैं, हमारे पास 300 शेयर्स हैं, ठीक है, और 3 रुपीज़ हमारे पास एप्लीकेशन के हैं, 2 अलॉटमेंट के हैं, और 4 हमारे पास फर्स्ट कॉल के हैं। ये हो गए हमारे 6 + 3 9, और 1 रुपीज़ जो है हमारे पास फाइनल कॉल के हैं। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने मेंशन किया है होल्डर डिड नॉट पे
allotment and first call money and company forfeited his shares आफ्टर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद जो है उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, यानी ये तो कंपनी ने ही नहीं बुलवाया है, तो हम इसको पुटअप ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसकी अगर एंट्री देखें कि 300 शेयर्स जो हैं फॉरफिट हुए हैं, तो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमें रिसीव हो गया है, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे नहीं किया है, फर्स्ट पे नहीं किया है, इट मीन्स उसने एप्लीकेशन पे किया है। तो जो पे नहीं किया है हम उसका नाम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। जो पे हो गया है, सॉरी अभी फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है तो हमने फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो पे हो गया है उसको हम किस नाम से लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें अमाउंट फिल करना है, तो अलॉटमेंट 300 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट 2 है तो 600 ये आ जाएगा आपका, देन 300 इंटू 4 1200 ये हो जाएगा। और फॉर फीचर यानी जो आपको रिसीव हो गया है, तो सिर्फ क्या रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन, तो 300 इंटू 3 दैट वुड बी 900। अब शेयर कैपिटल का अकाउंट कैसे फिल कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ का टोटल कर लें और यहाँ लिख लें, तो ये तो ऐसा हुआ कि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए हमने ऐसा किया। हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, जो कॉल्ड अप कैपिटल है, यानी कंपनी ने कितनी बुलवाई है, फाइनल कॉल तो कंपनी ने बुलवाई नहीं है, उससे पहले ही फॉरफिट कर दिए, तो ये जो टोटल है वो कंपनी ने बुलवाई है, किसी ने दी है नहीं दी है वो हमने नीचे मेंशन की है। तो कंपनी ने कितनी बुलवाई है, 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो यहाँ पे आपके 300 शेयर्स जो कि फॉरफिट हुए हैं, और कितनी कंपनी ने कॉल करी थी, 9, तो ये आ जाएगा आपका 2700। ठीक है, यहाँ पे 600 + 12 18, 18 + 9 2700, ये हो गया हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट की एंट्री। आया, ये हो गया हमारा पार का केस। देख लीजिए आप अच्छे से, इसको समझिए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं, अभी हमने देख लिया कि ये जो है हमारा पार का केस है। शेयर्स जब फॉरफिट हुए हैं उस समय शेयर्स इशू किस पे हुए थे, पार पे हुए थे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू हुए थे और फिर जो है वो फॉरफिट हो गए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी उसको हम सीखते हैं। ठीक है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares when issued at premium, जब प्रीमियम पे इशू किए गए हों। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, लिखिए आप। क्वेश्चन इज, राकेश लिमिटेड परचेज्ड 500 shares of X Limited, okay, of rupees 100 each। ठीक है, पेबल एज, इसमें हम प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक है, पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट। इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ₹50 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल।
राकेश failed to pay both the calls. राकेश जो है फेल हो गया है दोनों कॉल पे करने में. The company forfeited his shares. ठीक है, वापस हमें जनरल एंट्री इसकी करना है, किसकी? सिर्फ फॉरफीचर की. हम फिर से पढ़ते हैं. राकेश ने परचेज किए थे कितने शेयर्स? 500 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसकी वैल्यू थी 100 रुपीज़ ईच. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम. हमारे पास 500 शेयर्स थे राकेश के, और कितने रुपए वाले थे? 100 रुपीज़ ईच. पेबल एज प्रीमियम ₹20. तो टोटल हमारे शेयर की वैल्यू थी 120. ठीक है, पेबल एज ₹20 आपके पास एप्लीकेशन का अमाउंट है. 30 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम हमारा 20 है तो अलॉटमेंट का एक्चुअल ₹10 एंड 20 रुपीज़ प्रीमियम. फिर 50 रुपीज़ फर्स्ट कॉल बोल रहा है, एंड फाइनल पे बैलेंस. तो फाइनल पे बैलेंस हम निकाल लेते हैं. 20 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा टोटल. क्यों? 100 रुपीज़ का तो हमारा शेयर हो गया और 20 का प्रीमियम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे 120 टोटल आना चाहिए. तो 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो गया? 100. तो यहाँ पे आपका बच रहा है 20. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल कॉल. अब क्या इन्फॉर्मेशन दी है? राकेश फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स. उसने दोनों कॉल पे नहीं किए हैं और कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर लिया है? फॉरफिट कर लिया. यानी उसने दोनों पे नहीं किया है, यानी उसने अलॉटमेंट भी पे किया है और एप्लीकेशन भी पे किया है. हमें यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जहाँ प्रीमियम है वो पे हुई है कि नहीं हुई है. अगर उसने अलॉटमेंट पे कर दिया है यानी उसने प्रीमियम भी पे कर दिया है. स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जब प्रीमियम पे हो जाए तो उसकी एंट्री जो है वो क्या होती है? नहीं होती है. इट मीन्स हम उसको शो नहीं करते हैं. और जब प्रीमियम पे नहीं हुआ है तब जो है हम उसको शो करते हैं एंट्री में. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है? अलॉटमेंट पे हुआ है यानी प्रीमियम भी पे किया है, तो हम इसकी एंट्री शो नहीं करेंगे. ठीक है, फिर हम ये वाला केस भी देखते हैं. ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री करना है तो बहुत आसान है. हमने सीखा है अभी कि जो पे नहीं होता है, सबसे पहले शेयर कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है, जो रिसीव नहीं हुआ है उसका आप नाम लिखेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दोनों कॉल बुलवाए थे तो दोनों कॉल आ जाएंगे. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यस. और जो रिसीव हो गया है उसको हम किस नाम से लिखते हैं? फॉरफीचर के नाम से. टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट. ठीक है, अब हमें चेक करना है अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट रिसीव हो गया है, तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि अगर अलॉटमेंट सामने वाले ने पे कर दिया है तो प्रीमियम को हमें देखना है, प्रीमियम को शो नहीं करना है. जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो कंपनी उसकी एंट्री नहीं करती है. तो ये तो सेम पार जैसा ही केस हो जाता है. कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 500 शेयर्स हैं, और कंपनी ने कितने बुलवाए हैं? पूरा का पूरा अमाउंट बुलवाया है. प्रीमियम हमें नहीं दिखाना है तो इंटू 100 कर दिया हमने. तो ये हो गया आपका 50,000. ठीक है, 500 इंटू 100. अब फर्स्ट कॉल हमें फिल करना है तो हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं. फर्स्ट कॉल कितना है? 50. तो दैट विल बी 25,000. फाइनल कॉल कितना है हमारे पास? 500 शेयर्स इंटू 20, तो दैट इज 10,000. और फॉरफीचर यानी आपको रिसीव हो गया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रीमियम मिल गया है, तो फॉरफीचर के समय हम शो नहीं करेंगे. तो प्रीमियम को अगर हटा दें हम तो 20 + 10 दैट इज 30 रुपीज़ और 500 शेयर्स. तो ये हो जाएगा आपका 15,000. और 50,000 आपका हो गया डेबिट और ये 50,000 हो गया आपका क्रेडिट. इस तरीके से एंट्री की जाएगी. ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट. यही क्वेश्चन को हम
केस नंबर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। लिखिए आप, बस यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो फर्स्ट है, हम इसको सेकंड कंडीशन में प्रिवेल करते हैं। सेकंड कंडीशन, राकेश फेल्ड टू पे allotment money and both the calls। राकेश ने क्या किया है, अलॉटमेंट मनी भी इस बार पे नहीं किया है और कॉल मनी भी पे नहीं किया है। ठीक है, हम वापस से लिख लेते हैं। एप्लीकेशन कितनी थी हमारी, दैट इज 20, अलॉटमेंट था आपका 30, 10 + 20, फिर 50 था आपका फर्स्ट कॉल, और लास्ट में हमारा फाइनल कॉल हमने निकाला था, दैट इज 20, 5, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये हो गया आपका 120। अब क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन में, राकेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है, यानी उसने सिर्फ क्या पे किया है, एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे नहीं किया है यानी उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया है। अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ है, डिड नॉट पेड, तो इसकी एंट्री जो है हम शो करेंगे हमारी बुक्स में। ठीक है, एंट्री शो करना है तो जनरल एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले शेयर कैपिटल हमारा डेबिट हो जाएगा। जैसे हम पहले नॉर्मल एंट्री करते हैं हम वो कर लेंगे। जो रिसीव नहीं हुआ है उसका नाम लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ये भी हमें रिसीव नहीं हुआ है। जो रिसीव हुआ है दैट इज एप्लीकेशन, तो टू शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखते हैं जो हमें रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब हमें प्रीमियम नहीं मिला है तो हमने अलॉटमेंट में हमें प्रीमियम शो करना है, और प्रीमियम वैसे क्रेडिट होती है जब हमें शेयर्स का अमाउंट मिलता है। यहाँ फॉरफीचर की कंडीशन है तो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है आपका डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितने शेयर्स थे टोटल हमारे पास, 500 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ ईच और 20 रुपीज़ का प्रीमियम था। ठीक है, तो 500 शेयर्स इनटू हमारे शेयर्स टोटल कितने कॉल करे थे, पूरे फाइनल कॉल तक बात हो रही है ना, पूरे के पूरे 100 रुपीज़ बुलवाए होंगे कंपनी ने। फिर 500 इंटू प्रीमियम का अमाउंट है आपका 20, बहुत आसान है। ये हो गया आपका 50,000। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000। अलॉटमेंट कितने का है, अब प्रीमियम नहीं मिला है तो हमें शो करना है, तो शो करना है तो ये हो जाएगा हमारा 500 इंटू अलॉटमेंट कितना है आपका 30, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। फर्स्ट कॉल 500 इंटू 50 दैट इज 25,000। फाइनल कॉल हो जाएगा 500 इंटू 20 दैट इज 10,000। और फॉरफीचर में आ जाएगा जो आपको रिसीव हुआ है, तो 500 इंटू 20 अगेन इट इज 10,000। अब 60,000 आपका डेबिट हो गया है, एंड 25 प्लस 15 दैट इज 40, 40 प्लस 20 60,000 जो है आपका क्रेडिट हो गया है। ठीक है, प्रीमियम का केस आया आपको समझ में। प्रीमियम का केस बहुत आसान है, नहीं मिला है तो दिखाना है, और मिल चुका है तो उसको शो नहीं करना है। ये होता है हमारा शेयर्स फॉरफीचर इन द केस ऑफ प्रीमियम। और शेयर कैपिटल का हमने कंसेप्ट क्या देखा है कि जितना अमाउंट कंपनी ने बुलवाया है, कॉल्ड अप अमाउंट आएगा आपके शेयर कैपिटल में। अगर सपोज कंपनी ने फाइनल कॉल बुलवाया ही नहीं होता तो हमारा यहाँ तक का टोटल जो है कैपिटल अकाउंट में आता, प्रीमियम को छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है हम देखेंगे री इशू का केस। इसको देख लीजिए आप, पहले खुद से समझ लीजिए अच्छे से, फिर बढ़ते हैं हम री इशू के ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स। जैसे हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स देखा है, जो शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, कंपनी ने सीज कर लिए हैं, अपने पास रख लिए हैं, अब क्या करेगी कंपनी, उसको वापस से
इशू करेगी। तो सेकेंड टाइम जब इशू करती है कंपनी तो उसको क्या बोलती है कंपनी कि हम री इशू कर रहे हैं अपने शेयर्स को, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कंपनी री इशू कर रही है तो आपका 100 रुपीज़ वाला शेयर था, तो हो सकता है वो आपको उस पर 80 रुपीज़ ही मिले, हो सकता है, क्योंकि सेकेंड टाइम आप इशू कर रहे हो सकता है आपके कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग उसको खरीदने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, तो हो सकता है उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट भी मिल रहा हो। तो जो री इशू है, अगर कम पे कम री इशू हो रहा है तो उसमें डिस्काउंट का केस उसको बोलेंगे। एक प्रकार का आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो लोगों को कि ठीक है आप खरीद लो। और ये वाला केस जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पे है तो वो हो जाएगा कि प्रीमियम पे आप री इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड। ओके, स्टार्ट राइटिंग विथ मी। एग्जाम्पल कोट करते हैं हम। यस, लिखिए, एक्स लिमिटेड forfeited 200 shares of rupees 10 each held by Ram, who paid rupees 2 on application but did not pay rupees 3 on allotment. ठीक है, and rupees 5 on final call. ठीक है, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कर दिए हैं, वो हमने मेंशन कर दिया है। देन दिस शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। ये शेयर्स जो हैं वापस से रीइश्यू हुए हैं, कितने पे, ₹8 पर शेयर, टू राकेश, दूसरे किसी पर्सन को जो है रीइश्यू कर दिए हैं। पास जनरल एंट्रीज, अभी हम सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री तो अब हमें बहुत अच्छे से बनने लग गई है। क्या हो जाएगी हमारे फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, जो रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे हु पेड एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है बट डिड नॉट पे अलॉटमेंट पे नहीं किया है और उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। यस, अगर शेयर का कोई टाइप है इक्विटी या प्रेफरेंस तो वो हम इसके आगे लिख लेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो रिसीव हो गया है उसको हम किस नाम से शो करते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, यस, अमाउंट फिल करिए, पहले आप करिए वीडियो पॉज करके और फिर जो है उसको आप चेक करिए। 200 शेयर्स हैं, कितने रुपीस वाले हैं, 10 वाले, तो आपके शेयर कैपिटल हो जाएगी 2000। ठीक है, अलॉटमेंट 200 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 600। फिर फाइनल कॉल दिया हुआ है आपको 200 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 1000। और फॉरफीचर जो है वो कितना हुआ है, यानी आपको कितना रिसीव हुआ है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, तो 200 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 400। ये हो गया इसकी फॉरफीचर। अब यही शेयर्स को क्या किया है कंपनी ने, री इशू किया है, कितने रुपीस पे, ₹8 पे। अब उन्होंने बोला है दिस शेयर्स यानी पूरे के पूरे शेयर्स 200 शेयर्स। तो कंपनी ने जब री इशू किया है, जब हमारे शेयर्स इशू होते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है, सेम वैसा ही एंट्री हो जाएगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे पास अमाउंट आया है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से फिल करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, 200, तो बैंक में भी 200 शेयर्स के हिसाब से ही हमारे पास अमाउंट आया होगा। 200 शेयर्स आपको दिया हुआ है, कितने में रीइश्यू हुआ है, 8 रुपीज़ में। इट मीन्स आपको कितने रुपए मिले हैं, 1600 रीइश्यू के समय मिले हैं। आपका जो 200 शेयर्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअली में वो फुली पेड अप है और 10 रुपीज़ उसकी वैल्यू थी। तो इट मीन्स आपने जो 2000 का आपके जो शेयर्स की वैल्यू है उसको आपने कितने में रीइश्यू कर दिया है, 1600 में, उससे कम में। यानी ये हमारी पहली वाली कंडीशन है, 100 का शेयर था और 80 में हमने रीइश्यू कर दिया, इट मीन डिस्काउंट की कंडीशन में। लेकिन हम इसको डिस्काउंट ना लिखकर हम इसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे, ये जो हमारे पास फॉरफीचर का अमाउंट है, जो हमने जब्त कर लिया था अमाउंट, सीज कर लिया था, वो अमाउंट हमारे पास है, उसमें से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400 की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो ये इसको आप क्या नाम दे दोगे, शेयर फॉरफीचर। इट मीन्स आपने इसकी रिकवरी किस में से करी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से। ठीक है, आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अब शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट है, 400, और आपको ज़रूरत भी कितनी थी, 400। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंट्री फिनिश हो गई। सपोज आपका फॉरफीचर अमाउंट होता 500, है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अजम्पशन। सपोज आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है 400 ना होकर 500 होता। ठीक है, और सेम कंडीशन होती तो यहाँ पे तो आपको कितने की ज़रूरत है, 400 की। ठीक है, यानी आपके फॉरफीचर अकाउंट में है कितने, 500, और 400 आपने यूज़ कर लिए, तो आपके पास सरप्लस कितना बच रहा है, 100 रुपीज़। ये जो 100 रुपीज़ है लास्ट में जो है हम इसको रिजर्व के नाम से जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें अमाउंट क्या आएगा, जो सरप्लस आपके फॉरफीचर अकाउंट में बचा हुआ है, दैट इज ₹100। आया समझ में। अगर ये 400 ना होके अगर हमारा फॉरफीचर अकाउंट 500 होता और यहाँ हमें ज़रूरत सिर्फ 400 की थी, तो 100 हमारा सरप्लस होता, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत भी 400 की है और हमारे फॉरफीचर अकाउंट में भी 400 है, तो यहाँ पे तो फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ही नहीं। ये है हमारा री इशू, सिंपल केस है इसका, जो इशूड एट डिस्काउंट, जिसकी रिकवरी हम किससे करते हैं, फॉरफीचर अकाउंट से करते हैं। ठीक है, अब जो है इस नेक्स्ट जो है, अब हम ये ही इशू जो है आपका प्रीमियम पे हुआ हो। अब जैसे ये हमारा हो गया केस नंबर फर्स्ट, दिस शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट ₹8। अब इसी को ही हम सेकंड कंडीशन प्रिवेल करते हैं, these shares were reissued at ₹12 पर शेयर। ठीक है, आपका रीइश्यू हुआ है और कितने रुपए पे हुआ है, 12 रुपीज़ पे, और टोटल शेयर्स कितने थे हमारे फॉरफिट के, वो थे हमारे 200। ठीक है, 200 शेयर्स थे हमारे। अब हमारे इस केस में फॉरफीचर की एंट्री तो ऐसे ही होगी, क्योंकि री इशू में डिफरेंस आ रहा है, फॉरफीचर का तो सेम वही केस है, और फॉरफीचर का अमाउंट कितना है अभी हमारे पास, 400। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि शेयर फॉरफीचर, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल रिजर्व में डालने की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट उसमें कितना है, 400। अब हम री इशू की एंट्री करेंगे, सेम वैसे ही री इशू हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ज़्यादा पे हुआ है, 10 रुपीज़ का शेयर था आपका, और कितने पे हुआ है, 12 पे, यानी 2 रुपीज़ आपको बेनिफिट हुआ है, तो वो क्या होता है आपको, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और वो हम क्रेडिट करते हैं इशू के टाइम पे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट फिल करना है। अब कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 200, री इशू कितने पे हुआ है, 12 रुपीज़, तो 200 × 12 दैट इज़ 2400। ठीक है,
शेयर कैपिटल 200 और आपके शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी थी 10, दैट इज 2000 ये हो गई। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज़ था, तो 200 इंटू 2 दैट इज 400, 2400 जो है आपका टोटल हो गया डेबिट एंड क्रेडिट साइड। यहाँ हमें एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं। ये फॉरफीचर में हमारे पास कितना अमाउंट रखा हुआ है? 400। जो भी फॉरफीचर का अमाउंट आपके पास रहेगा एट द एंड, उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर लोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। और कितना अमाउंट है? 400, क्योंकि इसका हमने यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर्स के लिए हमें ज़्यादा वैल्यू मिल गई है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको यूज़ करने के लिए। तो हमने एंड ऑफ द डेट पे 400 जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लिया। आया समझ में आपको ये? ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया री इशू का केस। अब री इशू में एक और कंसेप्ट आता है पार्टली री इशू ऑफ शेयर्स। पार्टली री इशू ऑफ शेयर्स क्या हुआ? इसका मतलब कि ऐसे शेयर्स जो फॉरफिट हुए थे, आपने उसको पूरा का पूरा री इशू नहीं किया है, आपने उसमें से कुछ शेयर्स का जो है इशू किया है। जैसे कि हमारे पास अगर 50 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 50 शेयर्स जो हैं फॉरफिट हुए हैं, तो आपने क्या किया है उसको, उसमें से 35 शेयर्स को क्या कर दिया है? री इशू कर दिया है। तो ये होता है पार्टली री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो ये कैसे होगा, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। तो लिखिए आप मेरे साथ एक क्वेश्चन। AB लिमिटेड forfeited 200 shares of rupees 100 each, ठीक है, out of which rupees 75 has been paid and rupees 25 is unpaid on final call। ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने की कोशिश की है ताकि हम समझ पाए। सिर्फ हमें लैंग्वेज पकड़ना है ना, कंसेप्ट क्लियर है तो हमें सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करना है कि उसने उसी चीज को किस तरीके से बोला है एग्जामिनर ने। ठीक है। AB लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 200 शेयर्स 100 रुपीज ईच वाले, आउट ऑफ विच 75 हैज बीन पेड। 75 रुपीज पे हो गए हैं, फॉरफिट में 75 रुपीज पे हो चुके हैं, तो उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। एंड 25 इज अनपेड ऑन फाइनल कॉल। वैसे भी जो अनपेड होते हैं उसी का ही नाम हमें रिक्वायर्ड रहता है, जो पेड रहता है उसका तो हमें नाम रिक्वायर्ड नहीं रहता है। ठीक है। और इसके आगे फिर लिखिए आप, आउट ऑफ दिस शेयर्स 160 shares has been reissued. Out of these shares 160 shares has been reissued at the rate of rupees 60 per share. पास जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री पास करना है हमें फॉरफीचर की एंड री इशू की। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन ने क्या हमें बोला है। AB लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं कितने शेयर्स? 200 शेयर्स हैं। 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, कितने रुपीस वाले हैं? 100 रुपीस वाले हैं। ओके। आउट ऑफ विच 75 हैज बीन पेड। 75 जो पे हो गए हैं, इस बार उन्होंने इंस्टॉलमेंट के नाम न देकर उन्होंने बोला है 75 पे हो गए हैं, तो जो पे हो जाता है उसको हम किस अकाउंट में डालते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है। और जो अनपेड हैं दैट इज 25 अनपेड हैं, उन्होंने बोला है इसको, ये जो है किसके हैं? फाइनल कॉल के। ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, तो उन्होंने कम लैंग्वेज में उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। और इन शेयर्स में से कितने शेयर्स री इशू हुए हैं? 200 शेयर्स में से
हमारे पास 160 शेयर्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने री इशू किया है, और कितने में किया है, 60 रुपीज़ में। हमारे शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100, और री इशू कितने में किया है, 60। तो हम पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं और उसके बाद री इशू की एंट्री देखेंगे, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री लिखिए। सबसे पहले फॉरफीचर में हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। कर दिया हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे आ जाएगा आपका जो पेड है उसको हम फॉरफीचर नाम देते हैं, और जो अनपेड है उसको फाइनल कॉल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर फाइनल कॉल, जो कि अनपेड है, और जो पेड है उसको हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट फिल करना है हमें, तो बहुत आसान है अमाउंट फिल करना। कितने शेयर्स हैं आपके फॉरफिट हुए हैं, 200 और 100 रुपीज़ ईच के हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। फाइनल कॉल कितना है आपका, 25 रुपीज़ है, और शेयर्स कितने हैं आपके, 200, तो 25 इंटू 2 दैट इज 50, एंड वी हैव 2 zeros, 5,000, ठीक है। अब हमारे पास अनपेड कितने हैं, दैट इज 75, और शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 200, तो 75 2 से हो जाएगा आपका 150 एंड 2 zeros। ये हो गया आपका 15,000 फॉरफीचर अकाउंट में। 75 पेड है एंड 25 अनपेड है। ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। अब हम एंट्री देखेंगे री इशू की एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो री इशू की एंट्री होगी आपकी, जैसे कि हम हमेशा कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब हम हमारा री इशू कितने शेयर्स हुए हैं, री इशू हुए हैं हमारे 160 शेयर्स, तो इसका अमाउंट अगर हम निकालें 160 इंटू कितना हुआ है 60, तो ये हो गया आपके 20, 16 6 36 एंड 3 9600 जो है आपको बैंक अकाउंट में आ गए। आपके कितने शेयर्स री इशू हुए हैं, 160। कितने रुपए वाले शेयर्स थे, शेयर कैपिटल यानी कितने रुपए वाले थे, 100 रुपीज वाले, यानी आपके टोटल 16,000 रुपीज के शेयर्स थे, जिसके लिए आपको कितने रिसीव हुए हैं, 9600, यानी आपके शेयर्स की जो वैल्यू उस पर कम पे इशू हुए हैं, तो उसका जो कंपनसेशन है वो हम कैसे उसको फिल करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है क्या इतना अमाउंट, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना है 16,000 माइनस 9600 अगर हम करें तो वी विल गेट 400, ये हो गया, सॉरी यस 6400 जो है हमारे पास मनी है क्या फॉरफीचर अकाउंट में, यस दिख तो रहे हैं हमारे पास 6400, लेकिन री इशू कम हुए हैं, तो हमें शेयर फॉरफीचर री इशू जितने शेयर्स हुए हैं उसके हिसाब से फॉरफीचर का अमाउंट कितना बनता है हमें वो देखना है, ठीक है। तो हमें यूनिटरी मेथड हमने देखा है, जैसे कि री इशू कितने शेयर्स हुए हैं हमारे, सॉरी शेयर्स फॉरफिट कितने हुए हैं, 200 शेयर्स, उस पे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 15,000। अब हमें निकालना है कि जो री इशू हुए हैं उस पे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना बनता है। तो री इशू कितने हुए हैं हमारे पास 160, तो इस पे फॉरफीचर का अमाउंट कितना बनता है, ठीक है। ये जनरल मैथ्स का इक्वेशन है कि 15,000 रुपीज अगर 200 शेयर्स के हैं तो 160 शेयर्स का कितना अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ओके, और 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं 8 टाइम्स, देन वी हैव 15 8 120, यानी आपके 200 शेयर्स के हिसाब से 15,000 अमाउंट आ रहा है फॉरफीचर का, उसी के हिसाब से री इशू हुए थे 160, तो फॉरफीचर का अमाउंट कितना आ रहा है 12,000। यहाँ पे हमें जरूरत कितनी है हमारे री इशू के केस में 6400, तो हमारे पास है, तो ये 6400 का यूज तो हम कहाँ कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हमारे पास एक्सेस या फिर सरप्लस कितना बच रहा है, दैट इज 6, और 11 में से 6 क्या, दैट इज 5600 जो है हमारे पास सरप्लस बच रहा है, और री इशू के बाद
जितना हमारे पास सरप्लस बचता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी एक और जनरल एंट्री होगी जिसको मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि एक्सिस, एक जो दूसरी एंट्री होगी सरप्लस की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, ये सरप्लस जो हमने निकाला है 5600 एंड 5600। यस, इस तरीके से होगी कि अगर आपका पार्टली रीइश्यू होता है शेयर्स का, तो आप पहले जो फॉरफीचर का अमाउंट है ये वाला, जितने रीइश्यू शेयर्स हुए हैं उसके हिसाब से फॉरफीचर का अमाउंट निकालेंगे। तो 15,200 शेयर्स के हिसाब से थे, तो 160 के हिसाब से कितने होंगे, तो हमने निकाल लिए, दैट इज 12,000। उसमें से हमें जरूरत थी यहाँ पे सिर्फ 6400 की, तो जो सरप्लस बचा है, एक्सेस बचा है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये होता है हमारा री इशू का केस फिनिश। देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, और अगर आपको कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन, थैंक यू।